जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के टॉप 60% आज हम करने वाले हैं। 50 नहीं, 10 और एक्स्ट्रा कर देते हैं, 60% करने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो आपका एग्जाम 30 जून से जो शुरू हो रहा है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आज वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। और आपको क्या करना है, टेस्ट की तरह लेना है। देखो, टेस्ट की तरह जब भी आप लेते हो ना, तो इससे क्या होता है कि जब आप आंसर कर रहे होते हो और आपका स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और मैं नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहता हूं। जो याद है आपका, उनका रिवीजन हो जाता है। जो आपको याद नहीं है, वो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें तो यही करना है कि भाई एग्जाम में जब पेपर देने जाएं, तो हमें सब कुछ याद होना चाहिए, जिससे हमारा अच्छा स्कोर हो और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि किसने कोशिका की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी जानते हो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कोशिका की खोज की है, ये अपने को बताना है। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, ये बताना है। बताइए, तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा है, वो कोशिका की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काउंट करते हुए चलना कि आपका स्कोर क्या रहता है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस है, या इसको इस तरीके से भी पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो कोशिका का पावर हाउस है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम का मतलब समझते हो ना, पचाने वाले एंजाइम होते हैं। वो कौन सी कोशिका है जिसमें पचाने वाले एंजाइम या पाचक एंजाइम होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता या आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, तो आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ग्रेगर मेंडल को। किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। आगे बढ़ते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, कोई भी हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं। अब वो समय है जो एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं। ठीक है, तो डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, वाटसन और क्रिक के द्वारा है वो डीएनए की संरचना की खोज की गई है, वाटसन और क्रिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। जब भी एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये हमसे पूछा है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तब हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, तो स्टूडेंट जो रटते हैं ना कि 23 रट लिया, तो क्वेश्चन से देखा नहीं, आंसर कर दिया, गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कितने जोड़े, अगर आपसे जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाएगा, और अगर आपसे गुणसूत्र ही पूछेगा तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बस यही समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस,
बहुत बार मैंने याद भी आपको करवा दिया है, तो कोई भी स्टूडेंट इस बार गलत नहीं होना चाहिए। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। अब रक्त से संबंधित जो जो है उसमें देख लो आप। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई आरबीसी में। जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है, और श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल यानी जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, वो क्या होती हैं? वो हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करने में सहायता करती है। ये बनती रहती है, खत्म होती रहती है, बनती रहती है, खत्म होती रहती है। इनका जो ये चक्कर है वो चलता रहता है, बनने का और खत्म होने का। ठीक है, ये समझ लो रोगों से लड़ने में जो सहायता की जाती है वो इनके द्वारा ही की जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? महाधमनी, जिसको अरोटा कहा जाता है, वो हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? अरोटा हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण होता है, आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण है पौधों में होता है। ठीक है, और हमसे पूछा है, यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसमें होता है? तो किसमें होता है? हरित लवक में। हरित लवक में बोटनी वाले क्वेश्चंस आपको करवाए थे ना, जिसमें बायोलॉजी और बोटनी के क्वेश्चंस थे, उस वाले में ये क्वेश्चंस मैंने करवाया था आपको, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बारे में बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरित लवक में होता है। तो डेली क्लास देखा करो, जो डेली क्लास नहीं देखेगा उसका स्कोर अच्छा नहीं होगा भाई। पौधे में जल के नुकसान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पौधे से जल के नुकसान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो हमारा पौधा है उससे क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी निकल गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आप सभी को पता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्वसन मनुष्य में, जानवरों में होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। चलो, और कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है? तो ऑप्शंस में कभी कभी तो ऑक्सिन हार्मोन देता है, जो मैंने पहले क्वेश्चंस करवाया था उसमें। लेकिन आप यहां पर देखो, ऑक्सिन हार्मोन भी आपका दिया गया है, यहां पर साइटोकाइनिन भी दिया गया है, और यहां पर जिब्रेलिन भी दिया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो हार्मोन हैं वो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, लेकिन मेन कौन सा है? ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, मेन ये है। तो यहां पर तीनों दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी हार्मोन है वो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, पौधों को बड़ा होने में सहायता करते हैं। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या अध्ययन क्या कहलाता है, ये अपने को बताना है। आप सभी इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा। बड़ी प्यारी शायरी है, सुन के बड़ा मजा आ जाएगा आपके लिए है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, आप आंसर कीजिए और मैं आपको शायरी सुनाता हूं। देखो, बड़ी प्यारी शायरी है, ध्यान से सुनना। कि वर्दी की महक अब मेरे बदन से आने लगी है, कि वर्दी की महक अब मेरे बदन से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। बताओ कितनी प्यारी थी, मोटिवेशन मिला? अच्छी लगी ना? हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो कल दूसरी सुनाऊंगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो जरूर बताना। कि वर्दी की महक अब मेरे बदन से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। चलो, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो जो ओजोन परत होती है वो यूवी रेज यानी पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। जो सूर्य से आ रही पैराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे हमें बचाती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी?
तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो क्या जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, इनको कैसे लिखा जाता है? मीथेन का तो डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? यानी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो जो प्रजातियों की जो उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी डार्विन के द्वारा ही लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी। आगे बढ़ते हैं कि विकास को कौन सा प्रमाण समर्थन करता है? कि विकास को कौन सा प्रमाण समर्थन करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वो कौन सा प्रमाण है ये आपको बताना है। बताइए तो कौन सा प्रमाण हो जाएगा यहां पर? तो भाई जीवाश्म दिया हुआ है, तुलनात्मक शारीरिकी दिया हुआ है, भूण विज्ञान दिया हुआ है, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आप सभी को एक हिंट भी दिया था आज कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा और जिसमें ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, याद नहीं है, तो इसको कर देना, क्योंकि ये 99% आपका सही होने वाला है। ठीक है जी। और हाँ भाई, एक बात और बोलनी थी आप सभी को, तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जिस तरीके से आज आपने मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया है, इतनी सारी विशेष, बहुत अच्छा लगा है, दिल खुश हो गया है आप सभी के प्यार को देखकर। इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। मेहनत तो कर ही रहा हूं, लेकिन और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि हर कोई स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका जरूर सिलेक्शन हो। मेरी तरफ से आपके लिए यही पार्टी होगी, क्योंकि हम अभी मिल तो नहीं सकते, तो पार्टी तो हो नहीं सकती आज। तो आज पार्टी क्या है, यानी आने वाले समय में आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी पार्टी चलती रहेगी। तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब दोबारा बता देना कि हाँ सर जी पार्टी मिल गई है। जब आपका पेपर हो जाएगा ना और पेपर में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आ जाएं, तब बता देना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां पर भी आप बोलो, बता देना कि हाँ सर जी पार्टी हो गई। ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना सारे स्टूडेंट, वहां पर मैं सारी अपडेट आपको देता रहता हूं। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी जुड़े रहेंगे वहां पर, क्योंकि बाकी चीजें तो आप यूज करोगे नहीं, इंस्टाग्राम तो यूज करोगे ही। ठीक है, आजकल के जनजी हो आप, तो इंस्टाग्राम तो यूज करते ही हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जुड़ जाना। ठीक है, सरकारी नौकरी के बारे में आपको बताता रहता हूं, आपके आर्मी के बारे में भी, और वहां पर नोट्स भी आपके आते रहते हैं। ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स है HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया है किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा। आगे है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पहली क्लोन की गई जानवर थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहली क्लोन की गई जानवर थी, तो पहली क्लोन की गई जानवर कौन थी? भेड़ थी, सिप थी, भेड़ थी। लेकिन भेड़ का नाम क्या था? तो उसका नाम था डोली भेड़। याद रख लेना, अगर आपसे सिर्फ ऑप्शन में भेड़ देगा तो पहले जानवर कौन सी हो जाएगी? भेड़ हो जाएगी। और उसका नाम क्या था? तो डोली उसका नाम था। ठीक है, ये याद रख लेना। PCR का उपयोग किया जाता है, जो PCR है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो उसका उपयोग होता है DNA की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो बोथ A एंड B करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो जो इंसुलिन है वहां वो कहां पर बनती है, ये अपने को बताना है सिंपल भाषा में। तो इंसुलिन कहां बनती है? अग्नाशय में बनती है। बहुत बार मैंने आपको याद करवाया, मानव शरीर वाला चैप्टर अपने इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको करवाया था।
ठीक है, तो अग्नाशय में बनता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन होगा वो क्या होगा? जीवाणु विज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं और अध्ययन को लॉजी बोलते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। हिंदी में इसको जीवाणु विज्ञान बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सूक्ष्म जीव कोविड-19 का कारण बनता है? तो कोविड-19 का देख लो, इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा? SARS-CoV-2। ठीक है, और अगर याद ना हो, इसका नाम याद ना रहे, तो ये भी देखो CoV है, ये भी CoV है, बस ये दूसरा CoV है। कैसे याद रखोगे? CoV और उसके आगे 2 अक्षर हैं तो CoV-2 हो जाएगा। ठीक है, बस अपने को ये याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं कि पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे होता है? फंगस से होता है, कवक से होता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस, कवक से। ये क्वेश्चंस याद कर लेना, ऐसे नहीं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा अपना त्वचा, स्किन हो जाएगा, कि स्किन है सबसे बड़ी है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, त्वचा भी आपका अंग माना जाता है, तो हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपका स्टेपिज है, वो सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी पूछे तो फीमर हो जाएगी। फीमर कहाँ की है? ये जांघ की हड्डी है। ठीक है, जांघ की हड्डी है। और ये कहाँ की है? ये कान की हड्डी है। सबसे छोटी कान की स्टेपिज होती है और सबसे बड़ी फीमर जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और वैसे तो मैंने आपको अपना मानव शरीर में सारी हड्डियां याद करवाई थी, आपको याद होगा। नहीं याद है तो अपने इसी चैनल पे है क्लास, 2-4 क्लास ऊपर नीचे करोगे तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, साइंस के टॉपिक वाइज काफी क्लासेस मैंने डाली हुई हैं अपने इसी चैनल पे भी, तो आप उनको जरूर देख लेना। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में मानव शरीर में संश्लेषित होता है? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर के अंदर संश्लेषित होता है? तो कौन सा है वो? विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है, जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। लेकिन भाई सुबह सुबह लेना, अब जून के महीने में कहीं विटामिन डी लेने के चक्कर में आप 12 बजे 2 बजे बैठ जाओ तो आपका पॉपकॉर्न बन जाएगा। ठीक है समझ रहे हो? पॉपकॉर्न बन जाएगा, विटामिन डी मिलेगी नहीं मिलेगी, पॉपकॉर्न बन जाएगा, कोई पॉपकॉर्न समझ के फिर खा जाएगा। ठीक है, तो बच के रहना, गर्मी से घर पे रहो, अपनी नींबू शिकंजी पीते रहो। ठीक है, और काम करते रहो, पढ़ते रहो। आपका काम क्या है? पढ़ना, पढ़ते रहो। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 वयस्क में होती है और 300 किस में होती है? नवजात शिशु में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, वैसे तो आजकल सेरेब्रम ही लिखने लग गया, लेकिन प्रमस्तिष्क आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो सेरेब्रम बताया था। तो सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है जी, चलो। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ आप सभी को, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके मुझे बताओगे। और नहीं याद है तो ब्लड वाला चैप्टर देख लो, अपने इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, और भाई एक रिक्वेस्ट है, आज जन्मदिन है भाई, तो आज इतना तो तोहफा दे ही सकते हो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नीचे देखो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है, पैरों के पास नीचे नहीं देखना, अपने फोन में ही देखना है। अगर लाल बटन है उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि क्लास डालूं आप तक नोटिफिकेशन आए, आप पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तभी तो मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। क्या है? जलकुंभी है, उसको क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो पानी में फैलता रहता है और पूरे पानी को कवर कर लेता है।
ठीक है, आपने देखा होगा अगर शहरों, बड़े शहरों में जाओगे ना तो वहां पर नाले वगैरह हैं, जो पानी वगैरह वाला क्षेत्र है ना उसमें वो फैला रहता है। तो इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक, क्योंकि इसने बंगाल पे आतंक मचाया हुआ है। ठीक है, चलो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में है। यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा हो जाएगा, बताओ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका नाम क्या है, हाई पिरिन है। क्या नाम है उसका, हाई पिरिन। क्या नाम है भाई उसका, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ का नाम क्या है, हाई पिरियन। पिरियन थोड़ा सा और है भाई, ये और है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपीरियन, यह और न। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं हाइपीरियन, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। लेकिन यहां पर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो फिर कौन सा हो जाएगा, रेडवुड हो जाएगा। ठीक है, रेडवुड हो जाएगा या आपका हाइपीरियन हो जाएगा। ऑप्शंस में कोई भी हो देख लेना, अगर ये दिया हुआ है तो ये वाला नहीं दिया हुआ तो ये रेडवुड आपको दिया हुआ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। शैवाल का अध्ययन कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है ये अपने को बताना है। तो क्या कहलाता है शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल का अध्ययन। तो शैवाल का अध्ययन किसमें कहा किया जाता है, फाइकोलॉजी में कहा जाता है, किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा स्तनधारी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीली व्हेल। क्या हो जाएगा, नीली व्हेल है, वो सबसे बड़ा स्तनधारी है हमारे पृथ्वी के ऊपर। किस जानवर के 3 दिल होते हैं, 3 दिल वाला जानवर। यहां पर तो एक दिल है, वो भी टूटता रहता है। आपकी एज में, हमारी एज में टूटेगा तो फिर बीवी तोड़ देगी। ठीक है, तो आपकी एज में तो टूटता रहता है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, टूटेगा जुड़ेगा ऐसे चलता रहेगा। लेकिन पढ़ाई पे फोकस करते रहना, जब तक सफल ना हो जाओ दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश मत कर। ठीक है, और अब तो 20 दिन है, 15 दिन ही है, 20 भी नहीं 15 दिन ही है। अब 15 दिन में कहीं नहीं भटकना है। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा, 3 दिल किसमें होते हैं, ऑक्टोपस में होते हैं। जो आपका प्यार आपके पास आने की कोशिश कर रहा है ना, तो 20 दिन के बाद पेपर पास हो जाएगा, अच्छा स्कोर कर लोगे, फिजिकल तो आप कर ही दोगे, मेहनत कर रहे हो, है ना, अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में फेल हो गए तो फिर उसकी शादी और कहीं होगी, और फिर आप शादी वाले दिन आपको पता ही है, आंखों से आंसू बहेंगे। ठीक है, फिर एक बचपन में सुना था भाई, बहुत छोटे थे ना, राजस्थानी गाना है, लिल्लू मत रोवे या गाड़ी चाल पड़ी। ठीक है, तो वो हाल होगा, वो दुल्हन बन के गाड़ी में जाती रहेगी, तू देखता रहेगा, तो फिर यही गाना सुनना पड़ेगा। आजकल तो अरिजीत सिंह है भाई। ठीक है, चलो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे प्यारे भाई, इसका आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, प्यारे भाई के साथ साथ प्यारी प्यारी बहनें भी है, वो भी कमेंट जरूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। फूल का नर प्रजनन अंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, पुंकेसर कहा जाता है। आगे है कि मनुष्य में निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन होता है, तो मनुष्य में निषेचन किससे होता है, तो मनुष्य में निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है यहां पर, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर निषेचन से नहीं समझे तो फर्टिलाइजेशन से तो आप समझ जाओगे। ठीक है, हाइड्रा में एलैंगिक प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में जो एलैंगिक प्रजनन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मुकुलन। क्या कहा जाता है, मुकुलन। ठीक है, पहला आनुवंशिकी रूप से संशोधित जीव कौन सा है, तो पहला आनुवंशिकी रूप से संशोधित जीव हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीवाणु। देखो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हार्ड लग रहे हो,
या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, याद नहीं हो रहे, भाई इनको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन ही ऐसे दिखेंगे जो आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे, उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई और चीज होती तो मैं समझा देता, अब यहां पर इसके के बारे में क्या समझाऊं, ये तो वैसे आपका काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। पर इसका आंसर क्या है, जीन संपादन है, ये आपके एग्जाम्स का नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली स्टूडेंट है ना, वो अपने आर्मी जीडी वाले, ट्रेड्समैन वाले और वुमेन वाले ही है, मोस्टली वही है। और इसके अलावा कोई है तो बताना भाई। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, इसके अलावा भी कोई आपका और कोई एग्जाम है ना, ट्रेड्समैन वालों के, वुमेन के और जीडी के अलावा। ठीक है, सभी कमेंट करके बता ही देना कि किस किस एग्जाम की तैयारी आपने कर रखी है। कुछ नहीं, 1-2 ज्यादा भर रखे होंगे ना फॉर्म, तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, बीटी कपास प्रतिरोधी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी कपास प्रतिरोधी किसका होता है, कीटों के प्रति, इंसेक्ट्स के प्रति। ठीक है, कपास में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज है, वो ज्यादा किया जाता है। चेचक का टीका किसने विकसित किया था, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके का आविष्कार, जो आप आराम से बहुत बार आपने पढ़ा होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा है चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जो बी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी, आपने इस नाम को अभी कोविड में बहुत सुना होगा कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये वाला, तो उसकी बात हो रही है, बी कोशिकाएं बनाती है। एचआईवी मनुष्य में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो एचआईवी होता है वो मनुष्य की कौन सी कोशिका के ऊपर आक्रमण करता है। तो एचआईवी एड्स से संबंधित हो गया, आप सभी को पता है। तो ये सहायक टी कोशिकाओं के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, और जिससे क्या है, कोशिकाओं को डैमेज करता रहता है और मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचाता रहता है। और जिसको एचआईवी हो गया भाई, फिर तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत बुरी बीमारी है, बहुत गलत है। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सी हो जाएगी, कल भी हमने पढ़ा था, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा तो कौन सी हो जाएगी, एटीपी हो जाएगी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एंजाइम बने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 50 नहीं 60 क्वेश्चन है, तो भाग मत जाना 50 समझ के। एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंजाइम। ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ग्लूकोज को तोड़कर है वो ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोशिकीय श्वसन कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट है किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चिपको आंदोलन संबंधित था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बचपन से ही दिल के करीब है ये क्वेश्चंस भी। ठीक है, आप बोलोगे सर जी ये साइंस में कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर मैं आपको साइंस में बायोलॉजी के साथ साथ बॉटनी के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं जो अपने पेड़ पौधे से संबंधित है, तो वहां पर आ गया है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा, अब आपको पता ही चल गया होगा, पेड़ पौधों की बात हो रही है तो फॉरेस्ट से संबंधित हो जाएगा, वन संरक्षण से। ठीक है, पेड़ों को है लोग चिपक चिपक कर उन्होंने बचाया था। ठीक है, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ऑक्सीजन। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। लेकिन आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको डेली बताता रहता हूं कि नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है और ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और मैंने रक्त वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर बता देता हूं, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो डेली रिवीजन में आता है, तो इसका आंसर सभी कमेंट करना है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से
रिकेट्स होता है, एक ही वजह से रतौंधी होता है। ठीक है, डेंगू किसके कारण होता है? तो मलेरिया पूछा जाता है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण। और डेंगू किसके कारण होता है? ये होता है एडिज मच्छर के कारण। मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चंस दिया था ना, तो आज मैंने करवा दिया है। तो जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं वो अगली क्लास में बता दिया जाता है, ताकि जिसको याद ना हो याद कर लो। तो जो डेंगू है वो किसके कारण होता है? एडिज मच्छर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस होता है वो लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। किसको? लीवर, यकृत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं कि योगतम की उत्तरजीविता शब्द किसने दिया? ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा है, वो दिया गया है। ठीक है ना, क्या था कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसके बारे में इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, एग्जाम के बाद बात करेंगे। पृथ्वी का पहला जीवन था, तो पृथ्वी का पहला जीवन किसको माना जाता है? तो प्रोकैरियोटिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रोकैरियोटिक को माना जाता है पृथ्वी पर पहला जीवन। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ऊर्जित नहीं, सॉरी, अर्जित लक्षणों का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया था, ये अपने को बताना है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ये किसने प्रस्तावित किया था? तो ये दिया गया है भाई लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क के द्वारा दिया गया है। तो यहां पर आपके 60 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज वाली क्लास कैसी रही, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करके जरूर बताना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर जुड़ जाना। वहां पर आपको नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पर बताई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।